स्टडीज के इस चैनल पर आपका स्वागत है फिर से एक बार। आज हम लोग भूमिति संबंधित, अभी हमारा जो ये क्रम चल रहा है आप लोग अध्ययन का, भूमिति संबंधित है। आज हम भूमिति का वह चैप्टर बताएंगे, वह चैप्टर पढ़ेंगे जिसका संबंध 7वीं से लेकर 10वीं तक का है। इसका मतलब यह कोई स्पेशल कोर्स टॉपिक ऐसा नहीं है आप 10th का 9th का 8th का डिवाइड कर सके, नहीं, सबके लिए है बेसिक चीज। आज हम वृत्त के संबंधित बेसिक चीजें बताएंगे जो कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। साथ साथ में जितने भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, तमाम तरह कंपटीशन देते हैं, वो चाहे नौकरी के लिए देते हैं, क्लर्कियल देते हैं, बैंकिंग का देते हैं, उन सब में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण रोल है। इसको इसलिए सबको देखना जरूरी है। आइए हम वृत्त और वृत्त संबंधित ढेर सारी बातें पढ़ेंगे। वृत्त, ठीक है ना, वृत्त संबंधित ढेर सारी जानकारियां लेंगे और जानकारियों के आधार पर अगले वीडियो में हम आपको ढेर सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं वृत्त है क्या। ये देखिए, ये आकृति है वृत्त, ये बीच में केंद्र है। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द सर्कल, वृत्त किसे कहते हैं, तो शायद आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बताना वृत्त की परिभाषा। वृत्त पहचानते हैं, ये वृत्त है, गोलाकार है, बीच में केंद्र है, वृत्त हो जाता है, लेकिन इसको बताना, इसको समझाना, इसको परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, होता है। तो परिभाषा क्या है? किसी बिंदु के, ये बिंदु है, किसी बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। किसी बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स अराउंड एनी सर्टेन सेंटर। ओके, तो ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है, खैर वृत्त की परिभाषा उतना आपको एग्जाम में नहीं पहुंच जाती है, जानकारी रखनी जरूरी होती है। ठीक है, अब आगे हम एक एक करके चलेंगे। नाम देखिए, इस वृत्त का नाम मैं रख दूंगा ओ। अब ऐसा नहीं कि पक्का यही ओ हो गया, कुछ भी रखो, पी क्यू आर एस ए बी पी एम एन, कुछ भी आपका केंद्र हो सकता है, ये वृत्त का केंद्र है। अब वृत्त के चारों तरफ ये जो सर्कल है, घेरा है, इसी पर एक बिंदु हम ले लेंगे ए, एक बिंदु यहां ले लेंगे बी। ठीक है, अब अगर मैं केंद्र को वृत्त पर स्थित बिंदु से मिला दूं तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं इसका नाम होता है त्रिज्या, डी। ठीक है, त्रिज्या, इसको आर से दिखाते हैं। अब त्रिज्या का मतलब आप समझ गए होंगे। वृत्त के केंद्र और परिधि पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। या यूं कर लो, केंद्र और परिधि के बीच के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब अगर मैं इसको यहां मिला दूं, ओ बी, अब बी भी तो वृत्त की परिधि पर है ना, इसलिए ये भी त्रिज्या है, बराबर है। तो दूसरी बात आपको ये देखना पड़ेगा कि OA बराबर OP, तो जितनी बड़ी जो लंबाई OA की होगी वही लंबाई OB की होगी। अब इससे एक पॉइंट दिमाग में ये बैठा लेना, बार बार ये बात आती है कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सर्वांगसम होती हैं। इसका मतलब अगर एक वृत्त में हम 10 त्रिज्या खींच दें और एक की लंबाई आपको बता दें 5 सेंटीमीटर है, आप तुरंत बोल देना कि दूसरे की लंबाई भी 5 सेमी ही होने वाली है, न कम न ज्यादा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सर्वांगसम होती हैं, याद रखना। पॉइंट नंबर 2, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सर्वांगसम होती हैं। चलो ठीक है, अब जरा हम ये आकृति आपको देते हैं। ये देखिए, ये फिर वही है, यहां इसका बिंदु है, केंद्र O है। अब यहां से एक रेखा गई है केंद्र से ए बी। अब देखना,
ये जो रेखा ए बी है, इसकी खासियत देखो, इसकी खासियत ये है कि यह वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, माने वृत्त के बीचों बीच होके जाती है, वृत्त के मध्य से होकर जाती है, ठीक है ना। इस मध्य में जाने वाली रचना को हम बोलते हैं व्यास, डायमीटर। अब ध्यान देना, व्यास की विशेषता क्या होती है। व्यास की विशेषता होती है कि यह वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, लेकिन केंद्र से होकर जाती है। मतलब ये केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है ना, एक भाग नीचे है, एक भाग ऊपर है, और दोनों इक्वल हैं। इनको हम बोलते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। ये भी अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है। तो व्यास की विशेषता हो गई कि वृत्त को दो बिंदुओं पर छेद करती है और वृत्त को दो समान भागों में विभक्त करती है। अब देखना जरा, व्यास बराबर होता है 2r, माने व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, माने व्यास जो है त्रिज्या का दूना होता है। अगर हम बता दें कि एक वृत्त है, उसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? आधी बोल देना, माने 5 हो जाएगी। और अगर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस प्रकार से व्यास और त्रिज्या का संबंध है। व्यास बराबर d बराबर 2r और r बराबर d/2। ये आप जरा ध्यान देना बात को, ठीक है। अब जरा आगे की रचना आप ध्यान से देखना, इसमें ये केंद्र है और ये रेखा AB है। तो AB जो रेखा है वो भी वृत्त को दो भागों में बांटती है। किसमें? दो भागों में बांटती है, और व्यास भी दो भागों में बांटता है। ये जो व्यास मैंने बताया था, ये भी दो भागों में बांटता है, ये भी दो भागों में बांटता है, लेकिन अंतर क्या है? ये दो समान भागों में बांटता है वृत्त को अर्धवृत्त में बांटता है, लेकिन ये दो असमान बांटता है। इस रचना को हम बोलते हैं जीवा, कॉर्ड, ठीक है ना, कॉर्ड बोलते हैं। ये देखो जीवा। अब ध्यान ये देना, जो भी रेखा वृत्त को दो भागों में बांटे उसे हम जीवा कहेंगे। याद रखना, जीवा कहेंगे। इसका मतलब ये तो जीवा है, ये भी जीवा है, व्यास भी जीवा है। इसका मतलब व्यास को आप व्यास भी बोल सकते हैं, जीवा भी बोल सकते हैं। जो रेखा केंद्र से जाएगी वो व्यास भी है, जीवा भी है, लेकिन ये सिर्फ जीवा है, केंद्र से नहीं गई है, बराबर है। ये सिर्फ जीवा है। ओके, तो व्यास को हम सबसे बड़ी जीवा भी बोलते हैं। तो ये तो आपने देख लिया वृत्त से संबंधित इन सारी चीजों को। अब आगे एक एक पॉइंट करके हम आप बताएंगे, वो देखते जाइएगा। इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। अगला पॉइंट है, ध्यान देना, ये है एक वृत्त, ये इसका केंद्र O है, ये एक रेखा है ये। अभी जब मैंने ये व्यास बनाया था, ये बनाया था ABO बनाया था, तो ये तो अर्धवृत्त थे ना, लेकिन ये अर्धवृत्त तो है नहीं, इसे बोलते हैं लघुवृत्त, लघुवृत्त खंड। देखो, लघुवृत्त खंड, और ये ऊपर है जिस भाग में केंद्र समाहित है, जो बड़ा तो दिख रहा है ना, उसे बोलते हैं दीर्घवृत्त खंड, दीर्घवृत्त खंड, ठीक है। याद रखना, इसको लघुवृत्त खंड हो गया, दीर्घवृत्त खंड हो गया। अब इसकी और खासियत देखो। अब ये देखो जरा, ये चित्र मैं यहां बनाऊंगा, ये वृत्त है और ये व्यास है, व्यास AB है, ठीक है, ये केंद्र O है। अब अगर मैं इस व्यास से, यहां P बिंदु है, ये Q है, ये R है, ये S है। अब अगर मैं ऐसे मिला दूं AB को P से, तो जो P पर बनने वाला कोण है वो 90 डिग्री का होगा। अब P ही नहीं, आप Q पे मिलाएंगे तो ये भी 90 का होगा, आप R पे मिलाएंगे तो ये भी 90 का होगा, आप S पर मिलाएंगे तो ये भी 90 का होगा। इसमें आप दो बात सीखेंगे। बात नंबर पहली क्या है, अर्धवृत्त खंड में बना कोण समकोण होता है, या अर्धवृत्त खंड में सन्निहित कोण 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है। नंबर एक, अर्धवृत्त खंड का कोण, अर्धवृत्त खंड का कोण
कितना होता है 90 होता है। 9वीं बात आप ये सीखेंगे, अब देखो मैंने बताया कोण P भी 90 है, Q भी 90 है, R भी 90 है, S भी 90 है। एक ही वृत्तखंड में स्थित सारे के सारे कोण समान होते हैं ना। नवा, एक ही वृत्तखंड के कोण सर्वांगसम होते हैं। अब जरा इसको हम हटाते हैं यहां से, यहां देखिए, अब ये है दीर्घ वृत्तखंड, यहां मिला दिया A B ये C है। तो जो दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ कोण हमेशा 90 से कम होता है ना। तो 10वीं बात है, दीर्घ वृत्तखंड में कोण जो होता है वह न्यून कोण होता है, माने 90 से कम होता है, ये बात याद रखना हमेशा। और अगली बात ये भी लागू हो जाएगा, जितने कोण बना देंगे ना वो सब कोण समान होंगे। जितना मान, अब देखो D है E है, जो मान C का होगा वही D का होगा, वही E का होगा। कोई रीजन पूछेगा ऐसा क्यों होगा भाई, बता देना। एक ही वृत्तखंड में स्थित सारे कोण सर्वांगसम होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने हुए सारे कोण सर्वांगसम होते हैं। ओके, चलो अब अगर मैं दीर्घ वृत्तखंड में बनाऊं तो लघु वृत्तखंड में, ये देखो लघु वृत्तखंड में ये 90 से ज्यादा होगा, तो यहां पर लिखेंगे लघु वृत्तखंड का कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है, ठीक ना, अधिक कोण होता है। इतनी बातें आपने वृत्त से संबंधित, कोणों से संबंधित आपने सीख ली ना। अब आगे इसमें कुछ और हम जोड़ेंगे, जरा देखिए, इसको मैं मिटाता हूं। आपने यहां पर ध्यान देना, ये जो बातें आप सीख रहे हैं कक्षा 5वीं 6वीं से लेकर 10वीं तक तो मिलेगी, प्लस सबसे ज्यादा ऐसी बातें आपको कंपटीशन में ज्यादा मिलती हैं। और 10th के बोर्ड के जो स्टूडेंट है, जब उनका ओरल एग्जाम होता है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं वो सब इसी कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं जो आपको बताने होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, कोण से संबंधित और बातें मैं आगे आपको बताता रहूंगा, लेकिन थोड़ा यहां पर देखिए, ये देखिए, ये है वृत्त, ये है केंद्र O और ये है जीवा AB, ठीक। O केंद्र का वृत्त है जिसमें जीवा AB दी गई है। अब हम केंद्र से लंब डालेंगे, ये देखिए, केंद्र O से AB पर लंब डालेंगे। अब ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 1, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब कभी भी केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाएगा, मान लो P है, ये OP लंब है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब AB को 2 भागों में बांटेगा ही बांटेगा, पक्का। मतलब AP बराबर BP हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर 1, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, याद रखना। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है या जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब इसका उल्टा हम जाएंगे, ये देखना, ये है वृत्त, ये है जीवा AB, ये है केंद्र O। मैंने O से जीवा का समद्विभाजक खींचा, ध्यान देना, जीवा O से AB का समद्विभाजक खींचा, तो केंद्र से जीवा पर खींचा गया समद्विभाजक जीवा पर लंब होता है। ये देखो, अब ये लंब, अब यहां देखो, यहां पर जब सवाल ऐसा आता है ना, तो यहां पर न तो 90 का ये एंगल बना दिखाएगा और न ही आपको
कहीं क्वेश्चन लिखा जाएगा कि 90 का है। आप समझ लेना, जब भी केंद्र से जीवा का समद्विभाजक आप खींचते हैं तो जीवा पर लंब होता ही होता है, पक्का डेट श्योर। ठीक, तो दूसरा पॉइंट आप यहां पर, केंद्र से जीवा पर खींचा गया समद्विभाजक जीवा पर लंब होता है। ये देखना, ये लंब होता है, ये आपका पॉइंट हो गया। बात समझ आ गई? अब इससे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो ये सवाल देखो, इसमें ये त्रिज्या है 5 सेमी, ठीक, ये जो लंब की लंबाई है वो है 3 सेमी। तो आपको जीवा AB का मान निकालना, ध्यान देना, ये वृत्त है, जीवा AB है और OP ये लंब है, त्रिज्या मान 5 है, लंब की लंबाई है, लंब की लंबाई बोलो या केंद्र से जीवा दूरी बोलो 3 है। तो आपको AB का मान निकालना, जीवा का मान निकालना। अब आप जीवा का मान निकालने का सीधा सीधा कोई तरीका नहीं है, तो फिर निकालें कैसे? ध्यान देना, त्रिभुज देखना, त्रिभुज OPB में कोण P बराबर 90 का है। ये देखो, तो जब किसी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज हो अगर समकोण हो और उसकी 2 भुजाएं दी जाए तो तीसरी भुजा निकालते हैं, कौन सा नियम है? पाइथागोरस के नियम से। पाइथागोरस नियम क्या है? OB का वर्ग बराबर OP का वर्ग धन PB का वर्ग, ये लिख देंगे पाइथागोरस से। अब OB का मान यहां पर दिया गया है तो 5 का वर्ग कर लेंगे, OP का 3 का वर्ग कर लेंगे, प्लस PB का मालूम नहीं है, वर्ग कर लेंगे। तो PB का वर्ग बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग, 5 का 25 ऋण 9 बराबर 16। तो PB बराबर हो जाएगा करनी में 16, 4। तो PB का मान 4 आ गया। और जब PB का मान 4 आ गया तो आप जानते हैं ना, PB जो है AB का आधा है, तो AB बराबर, देखो AB बराबर PB गुणे 2, मध्य बिंदु से बराबर हो जाएगा 4 गुणे 2 बराबर 8। इस प्रकार से आप इसमें से कभी भी आपको कुछ लंबाइयां दी जाएंगी तो केंद्र से दूरी पूछा जाएगा या त्रिज्या पूछा जाएगा या व्यास पूछा जाएगा, सारी की सारी चीजें आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये सवाल भी हम हल करके बताएंगे चैप्टर में आने के बाद में, लेकिन अभी हम केवल इसके वृत्त के संबंधित गुणधर्म को पढ़ रहे हैं। चलिए अब अगली बात इसमें आप देखेंगे, अगली बात ये है, ये वृत्त है और ये है O केंद्र, और ये जो देखो ये रेखा है ना, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। बिंदु P स्पर्श बिंदु है और ये रेखा का नाम AB है। AB स्पर्श रेखा है और बिंदु P जो है स्पर्श बिंदु है। अब अगर हम केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो जो ये कोण बनेगा 90 का बनेगा, 100% याद रखना। कैसे करेंगे? तीसरा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण समकोण होता है, ध्यान देना। तो ये समकोण, अब जब ये सवाल इसमें एक आता है बेटा, इसमें आपको न तो 90 का निशान बनाया जाएगा, न तो आपके क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि 90 का है ना। अब आप इसमें दिए त्रिज्या की लंबाई है कितना 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 11 सेंटीमीटर है। तो आपको ये लंबाई OB की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप बताना त्रिभुज OPB में P का मान 90 है, क्यों? स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच बना कोण है। जब ये 90 का हो गया तो पाइथागोरस आपके हाथ में कर। ओके, चलो आज की इस वीडियो में अंतिम बात हम बताने जा रहे हैं, उसको देखिए हम 13 चौथा। ये देखिए ये वृत्त है, यहां बताते हैं, ये वृत्त है, ये केंद्र है O, यहां पर कोई बिंदु P है, ठीक है, इसे बोलते हैं बाह्य बिंदु का, बाह्य बिंदु, वृत्त का बाह्य बिंदु माने वृत्त के बाहर है। तो ये आपका ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ये A पर मिलती है, B पर मिलती है। तो जो PA या AP और BP हैं स्पर्श रेखाएं हैं,
ये स्पर्श रेखाएं सर्वांगसम होती हैं, माने एपी बराबर बीपी। ध्यान देना, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई सारी स्पर्श रेखाएं सर्वांगसम होती हैं, पक्का ना, ये नियम है। तो अब अगर मैं एपी का मान बता दूं तो आप बीपी का मान बोल देना। क्यों? क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, यहां हो जाएगा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा सर्वांगसम होती है। आप ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगली बात है और आखिरी यहां पर देखिए, ये है एक वृद्धांश सुनना इसका, ये आपको 5वीं में भी मिलेगा, 10वीं में भी मिलेगा और कॉम्पिटिशनल एग्जाम में भी मिलेगा। देखो इसका केंद्र है O। अब यहां मैंने दे दिया कि त्रिज्या बराबर 5, त्रिज्या बराबर 5, ठीक है। अब यहां देखो OP बराबर 7, OK बराबर 3, OT बराबर 5, OM बराबर 6। तो अब जरा ध्यान देना, ये तो O दिख रहा है, हम कहीं P रखेंगे कहीं K रखें, दूरी यही होगी। अब O तो केंद्र है, अब आपको ये बताना है P K T M ये वृत्त के अंतभाग में है कि बाह्य भाग में है कि वृत्त पर है। अब नियम सुन लो, जो दूरियां इसमें से जो भी दूरी त्रिज्या के बराबर आए उसका बिंदु वृत्त पर होगा, ठीक है। और जो दूरी त्रिज्या से छोटी होगी वो वृत्त के अंतभाग में, और जो दूरी त्रिज्या से ज्यादा होगी वह बाह्य भाग। देखते हैं हल, देखिए अब पहले OP बराबर 7 और R बराबर 5, ठीक है। चूंकि बिकॉज R छोटा है OP से या OP बड़ा है R से, अब ये OP की जो दूरी है, देखो OP 7 है, ये 5 है, OP बड़ा है ना, अतः बिंदु P वृत्त के बाह्य भाग में होगा। सिंपल सी बात है। तो जो दूरी त्रिज्या से बड़ी होगी वो क्या होगा, बाह्य भाग में, मतलब ये बिंदु P जो है वृत्त के बाह्य भाग में होगा। ये देखिए यहां लिख लीजिए R बराबर 5, OK बराबर 3, चूंकि OK छोटा है ना, छोटा है R से, जब छोटा क्या लिखोगे, अतः बिंदु K वृत्त के अंतः भाग में होगा, इंटरनल पॉइंट, ठीक है। वैसे ये क्या देखिए OT बराबर R है, यहां देख रहे ना, OT 5 है और R भी 5 है। जब OT बराबर R अतः दूरी OT R से R के बराबर है, अतः बिंदु T वृत्त पर स्थित बिंदु होगा, कहीं यहां पर होगा, यहां आया, ठीक है। वैसे OM बड़ा है तो वृत्त के बाहर भाग में होगा, ठीक है। इतनी बातें आप कंफर्म कीजिए। वृत्त संबंधी कुछ और बातें, कुछ ढेर सारी बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप एक एक करके वीडियो कंफर्म करते जाइए। पूरी लाइफ में कहीं भी कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक। और वीडियो देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद में कमेंट करना न भूलिए, कमेंट तो जरूर कीजिए। और आप मे बी राइट और रॉन्ग, जो भी आप कमेंट देते हैं, राइट या रॉन्ग, लाइक और डिसलाइक्ड, ठीक, उसका रीजन दे देना, ताकि मैं और अच्छा वीडियो बना करके इससे भी अच्छा वीडियो आपको दे सकूं, ताकि आपका जो नुकसान हुआ है आने वाले अन्य दर्शकों का, अन्य वीडियो को देखने वालों का, वो नुकसान न हो। इससे आप पुण्य के भागी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, कमेंट करना न भूलिए। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, न्यू है मेरे इस चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होगा, आपको आने वाले सारे वीडियो निरंतर मिलते जाते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।